नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों, चेस की जो गेम होती है वो माइंड की थिंकिंग की गेम होती है। दोस्तों, अगर हम चेस के साथ देखते हैं कि चेस में कैसे हार्ड वर्किंग या मतलब फास्ट मूव या एजिलिटी वर्क नहीं करती, उसमें वर्क क्या करता है कि आपका कौन सी स्ट्रेटजी अपनाते हो। कई बार क्या होता है, जो स्ट्रेटजी आप यूज करते हो चेस को खेलने के लिए वो कॉम्प्लेक्स होती है। क्यों कॉम्प्लेक्स होती है? क्योंकि उसमें चेस बोर्ड पे डिफरेंट पीसीज होते हैं जो कि अपनी अपनी डायरेक्शन में मूव करते हैं। सो दोस्तों, अगर देखा जाए जो रुक्स होते हैं, रुक्स मूव करते हैं फॉरवर्ड और साइडवेज पे। अगर हम पांच और किंग को देखें, वो वन स्पेस मूव करता है। क्वींस किसी भी डायरेक्शन में मूव करती है। जो हम बिशप को देखें वो डायगोनल मूव करता है, और जो नाइट्स होते हैं वो एल शेप में मूव करते हैं। सो सेम स्ट्रेटेजी के साथ हम देखते हैं कि जो चेस बोर्ड है उसमें डिफरेंट स्ट्रेटेजीज लगती है। तो दोस्तों, अगर हमने ओपोनेंट को बीट करना है तो हमें उसकी जो स्ट्रेटेजी है उसको फेल करना है, और साइमल्टेनियसली अपने किंग को चेकमेट या उसको चेकमेट होने से बचाना है। तो दोस्तों, ये फाइटिंग कैंसर इज लाइक दैट। सो हमने कैसे चेकमेटिंग अपने किंग को कैंसर से बचाना है, उसके बारे में मैं आज बात करूंगा। तो अगर हम कैंसर को चेस के साथ मैंने क्यों कंपेयर किया, क्योंकि यहाँ डिफरेंट स्ट्रेटेजीज के साथ आप पे वर्क हो रहा है। आपका जो ओपोनेंट है, जो दूसरी साइड पर बैठा आपके साथ गेम खेल रहा है, वो कैंसर के फैक्टर्स हैं। उस पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो कि आपके पैदा होने से पहले ही आपके एक्सपोज हो चुकी हैं, जो कि आपके बॉडी में चल रहा है। तो कैंसर में क्या है कि वो अपनी स्ट्रेटेजीज के साथ हमारी तरफ मूव कर रहे हैं। तो अगर चेस बोर्ड में हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं तो हम उनके मूव के साथ साथ अपनी स्ट्रेटेजी को लगाएंगे, हम अपनी पीसीस को मूव करेंगे, सो दैट हम डिफरेंट टाइम पे जो उनकी या जो कैंसर को कॉज करने वाले फैक्टर्स होंगे हम उस पर ओवरकम हो जाएंगे। सो दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये चेस में गेम में 16 पीसीज होते हैं, 16 पीसीज होते हैं जिसके साथ मूव किया जाता है। तो यहां पर मैं आपको 16 स्टेप्स बताने जा रहा हूं जो कि उस स्ट्रेटेजी को बीट करने के लिए हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, फर्स्ट फैक्टर आता है जेनेटिक फैक्टर्स। तो दोस्तों, काफी ऐसे चीजें होती हैं जो कि हमें पेरेंट्स से या जीन से इनग्रेन होती है। तो कैंसर भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मोस्टली लेडीज में जो ब्रेस्ट कैंसर का कारण जेनेटिकल पार्ट होता है, और जेंट्स में, मेन में यूजली जो प्रोस्टेट कैंसर होता है दोस्तों, वो इसी के कारण होता है कि जेनेटिकल डिस्पोजिशन के कारण। तो इसमें दोस्तों गेम प्लान क्या है कि हम अपना जेनेटिकली, अगर एक्सपोजर कैंसर के साथ होता है तो हम फिजिशियन के साथ मिलके हम उसको ओवरकम करने के लिए उसकी ओर बढ़ सकते हैं। तो सेकंड फैक्टर आता है दोस्तों स्मोकिंग। हम हर किसी को पता है कि स्मोकिंग लंग कैंसर के लिए काफी रिस्पॉन्सिबल है। इसमें एक्टिव स्मोकिंग भी आती है दोस्तों, और पैसिव स्मोकिंग, जो स्मोक नहीं भी करते हैं, अगर वो पोल्यूशन के कंटेंट में रहते हैं या स्मोक के कंटेंट में रहते हैं, या उनके साथ कोई पर्सन स्मोक करता है, तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो दोस्तों, स्मोकिंग के लिए गेम प्लान क्या है कि या तो हम स्मोकिंग को क्विट करें, बेस्ट इज द क्विट स्मोकिंग। तो इसमें दोस्तों ये भी है कि ये हार्ट के लिए भी बेनिफिट होगा, साइमल्टेनियसली ये कैंसर के रिस्क फैक्टर को भी कम करता है। तो दोस्तों, अगर हम स्मोकिंग को क्विट नहीं कर सकते हैं तो हमें क्या करना है, उसको हाफ करना है या 1/3 करना है, ताकि उसके हम रिस्क फैक्टर को अवॉइड करने के लिए उसकी तरफ बढ़ सकें। तो दोस्तों, उसके अगर आगे हम देखा जाए तो लैक ऑफ एक्सरसाइज। अगर हमारे शेड्यूल में एक्सरसाइज की कमी है तो हमें उसको ओवरकम करना चाहिए। ओवरकम करने के लिए उसमें क्या डाटा आता है कि दोस्तों कि कैंसर एक्सरसाइज के साथ रिलेटेड है। मैंने ऐसे काफी वीडियोस शुरू में दिए हैं जिसमें कि एक्सरसाइज को रेजिमेंट बताया है। तो ये कैंसर का एक फैक्टर है। तो हमें एक्सरसाइज को अपनी लाइफ में लेके आना है। हम कुछ मेजरमेंट के लिए होते हैं जिसमें 5-6 माइल्स की दूरी को एक दिन में, या स्टेप्स को आप 10,000 स्टेप्स को एक दिन में मेजर कर सकते हैं, या आप डिफरेंट एक्सरसाइज को अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ जो फोर्थ फैक्टर आता है वो ओबेसिटी आता है। मोटापा भी एक लीडिंग कॉज है जो कि कैंसर की तरफ हमें लेके जाता है। तो ओबेसिटी के साथ ऐसे कुछ लिंक है कि अगर हम इसके कोई प्रॉपर गेम प्लान बनाएं कि हम ओबीज हैं, अगर हमारा बीएमआई रेट ज्यादा है तो उसको हम कैसे ओवरकम करें, उसको बनाने के लिए आपके पास एक सॉलिड स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और उस गेम प्लान को आप इम्प्लीमेंट करें। सो दोस्तों, इसके बाद आता है स्ट्रेस लेवल।
स्ट्रेस जो अगर हम फिफ्थ फैक्टर देखें तो जो रिस्क फैक्टर है कैंसर के लिए वो स्ट्रेस लेवल भी है। स्ट्रेस को कैसे ओवरकम करना है उसके लिए आप अपने प्रोफेशनल किसी की कंसल्टेंसी ले सकते हैं, या आप अगर स्पिरिचुअली किसी के साथ अटैच हैं तो आप अपने उस मेंटर के साथ आप डिस्कस करके स्ट्रेस को ओवरकम करिए। तो ये स्पिरिचुअल और मेडिटेशन के साथ लिंक है। स्ट्रेस को एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर हम इसको अवॉइड करना चाहिए दोस्तों। सो दोस्तों आगे आता है एनिमल फैट। एनिमल फैट हमारी बॉडी में हमने डिस्कस किया कि एक इंटरनल फैट होता है जो कि हमारे ब्लड में है, बट मैं बात कर रहा हूं जो डाइट में हम फैट लेते हैं दोस्तों। काफी फैट्स अच्छे होते हैं बट काफी फैट बुरे भी होते हैं, तो बुरे और अच्छे में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। गुड फैट कौन से हैं दोस्तों, हम अगर देखा जाए तो हम मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ऑलिव ऑयल, या आप कह लीजिए कि आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अगर लेते हैं ये गुड फैट्स हैं। बट हमारी डाइट में कई हम दूसरे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स लेते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है। बट दोस्तों यहाँ मैं ये नहीं कहूंगा कि मतलब फैट्स हमें, एनिमल फैट जो हम आउटसाइड से डाइट में ले रहे हैं हमें उसको अवॉइड करना है, और हमने अपना गेम प्लान ऐसे बनाना है कि जैसे अगर हम रेड मीट ले रहे हैं उसमें तो कुछ चीजें ऐसे होती हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होती है। तो हमें इसको एनिमल फैट को या हम जो फैट ले रहे हैं उसको हमें चेकमेट उस पर रखना पड़ेगा, नहीं तो ये एक फैक्टर जुड़ जाएगा हमारी प्रॉब्लम करने के लिए। हमारी डाइट में अगर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की कमी है, लैक ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो अगेन वी आर मूविंग टूवर्ड्स कैंसर। तो दोस्तों इसमें अलग अलग यूनिवर्सिटीज की, अलग अलग हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, अलग अलग WHO की रिपोर्ट्स हैं जिसमें ये कहा जाता है कि एटलीस्ट मिनिमम 5 to 6 सर्विंग्स हमें रॉ वेजिटेबल और फ्रूट्स की एक दिन में लेनी चाहिए। अगर आप 600 ग्राम 600 ग्राम्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल रॉ फॉर्म में आप एक दिन में लेते हैं तो आप जो कैंसर से होने वाली प्रॉब्लम का आपको अगर डायग्नोस होना भी है तो आप उसके रिस्क फैक्टर को कम करते हैं दोस्तों। तो इसमें क्या होता है, इसमें डिफरेंट कलर के अगर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम लेते हैं उससे अलग अलग चीजें मिलती हैं जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल दोस्तों है। तो दोस्तों उसके बाद कई लोग एक्सेसिव अल्कोहल लेते हैं। अल्कोहल का एक्सेसिव लेना भी एक कैंसर के रिस्क फैक्टर का कारण है। तो दोस्तों कई बार रिकमेंड किया जाता है या कुछ ऐसी अल्कोहल बेस्ड या वाइन बेस्ड कंपनीज ने सर्च करवाई है जहां पर ये देखा गया कि वो उनके कुछ हेल्थ बेनिफिट्स हैं, तो वो कुछ ज्यादा बेनिफिट्स नहीं है अगर रिपोर्ट्स में देखा जाए। अगर हम रेड वाइन की भी बात करते हैं तो उसमें रेस्वेरेट्रॉल होता है। रेस्वेरेट्रॉल एक बहुत अच्छा है जो कि हमें ग्रेप से मिलता है, बट इट डज नॉट मीन कि हमें उसको लेने के लिए वाइन लेनी है। बट अगर आप ग्रेप्स लेते हो तो आप दैट इज वन एंड द सेम थिंग। तो आपको पर्पस है आपको रेस्वेरेट्रॉल का, तो हमें एक्सेसिव अल्कोहल अगर कोई ले रहा है तो उसको रिड्यूस करना है। रिड्यूस करके उसकी कंजम्पशन को 1 or 260 ml आप ले सकते हैं वीकली 3 to 4 times इन अ वीक, बट यूजुअली इट इज नॉट रिकमेंडेड। बट अगर आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों आप इतना ले सकते हैं। तो उसके साथ एक्सेसिव सॉल्ट इनटेक, तो दोस्तों सॉल्ट इनटेक भी एक्सेसिवली नहीं लेना है। एक जापानीज स्टडी हुई है यहाँ नेशनल कॉलेज ऑफ साइंस में जापान में, तो वहां ये देखा गया था कि वहां के लोगों को जो हम देखा है स्टमक कैंसर का कारण बहुत बना, बट इट इज नॉट एस्टिमेटेड, बट ये था कि वहां पर उनकी डाइट में सॉल्ट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा था, तो उसमें जो स्टमक की लाइनिंग है वो ब्रेक हो जाती है, तो वो स्टमक कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाती है। सो दोस्तों अगर आप देखोगे कि हाई सॉल्ट इनटेक भी इसका एक कारण बना है कि हमें कैंसर का मेन कारण बना। सो दोस्तों उसके आगे आता है पोल्यूशन। हमारे इन्वायरमेंट में पोल्यूशन है तो अलग अलग तरह की गैसेस हैं, तो हमें पोल्यूशन भी एक वो फैक्टर है जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दोस्तों कई चीजें आपके कंट्रोल में है, कुछ चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, बट आप एटमॉस्फेयर में, अगर आप ऐसे एटमॉस्फेयर में हैं जहां पर आप पोल्यूशन को अवॉइड नहीं कर सकते हैं दोस्तों, तो आपको उस एनवायरनमेंट में रहना है जहां पर पोल्यूशन कम हो। अगर आप पोल्यूटेड सिटी में या पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में है तो आपको ये फैक्टर्स देखने हैं कि आप कैसे उस एनवायरनमेंट से अपने आप को बचा के रख सकते हैं, बिकॉज ये एक अनदर रिस्क फैक्टर बन जाएगा जो कि हमें कैंसर को होने के लिए हेल्पफुल करेगा। तो दोस्तों आगे ये कुछ फैक्टर्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अगर आप नेक्स्ट फैक्टर देखें 11th फैक्टर जो कि है ग्रिल्ड एंड स्मोक्ड फूड। कई बार आजकल ट्रेंड चल पड़ा है कि हम बारबेक्यू में स्मोक्ड
चारकोल के साथ हम फूड लेना पसंद करते हैं। तो दोस्तों अगेन दिस इज अ रिस्क फैक्टर। उसमें होता क्या है दोस्तों, अगर हम बारबेक्यू में रेड मीट लेते हैं तो यूजुअली एक हेटेरोसाइक्लिक अमाइंस एक केमिकल जनरेट होता है जो कि कार्सिनोजेनिक है। बेसिकली जब चारकोल बर्न होता है तो उसमें जो कंटेंट कार्सिनोजेनिक कंटेंट्स निकलते हैं वो हमें आगे प्रॉब्लम करने के लिए हेल्पफुल होते हैं कैंसर की। तो दोस्तों नेक्स्ट आता है कि एक्सेसिव सनलाइट। तो दोस्तों कई कैसे एरिया होते हैं वर्ल्ड में जहां जैसे यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज धरती में जल्दी पास होती है, तो उसमें स्किन कैंसर होने का चांस रहता है। तो हमें वहां पर SPF 13 या 15 यूज करना है ताकि हमारी बॉडी में स्किन कैंसर को हम अवॉइड कर सकते हैं। और कई एरिया ऐसे हैं जहां पर वहां अल्ट्रावायलेट रेज पास ऑन नहीं होती है, तो हम वहां पर सनलाइट ले सकते हैं। तो सनलाइट भी एक एक्सेसिव सनलाइट भी एक सोर्स है जहां से हम रिस्क फैक्टर बन जाता है जो कि कैंसर की प्रॉब्लम होने के लिए इन्फेक्शन है। तो दोस्तों नेक्स्ट आता है कुछ ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज जैसे HPV, जहां आप वायरल इन्फेक्शंस होती हैं, हेपेटाइटिस C होती है जो कि आगे जाके मार्कर बनती हैं जो कि कैंसर की प्रॉब्लम होने के लिए एक रिस्क फैक्टर बनती है। तो दोस्तों नेक्स्ट आता है विटामिन D डेफिशिएंसी। अगर हमारे शरीर में विटामिन D की डेफिशिएंसी है तो दोस्तों ये अनदर फैक्टर बनता है रिस्क ऑफ कैंसर्स का वन फैक्टर। तो विटामिन D की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए हमें अगेन सनलाइट लेनी है। तो बट ये दोनों कंट्रोवर्सी नहीं है, वो मैंने उस एरिया के लिए बात की है जहां पर अल्ट्रावायलेट रेज जल्दी पास ऑन होती हैं। बट हमें अगर हम मॉर्निंग में 15-20 मिनट्स एंड रात को शाम को 15-20 मिनट हम विटामिन D सन से लेते हैं तो हमारी बॉडी में रीजनरेशन ऑफ कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन, मैग्नीशियम की अब्जॉर्प्शन और विटामिन D की अब्जॉर्प्शन इनके साथ मिलके बेटर होती है। तो कई बार क्या होता है दोस्तों, ये अलाउंस रिकमेंडेड है कि 2400 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन D आपको एक दिन में रेगुलर बेसिस पे लेना है सो दैट आप कैंसर के रिस्क को अवॉइड कर सको दोस्तों। तो दोस्तों आगे आता है जो फैक्टर आता है उसमें ये आता है कि कुछ इन्फ्लामेशन जो है वो मेजर रोल प्ले करती है। तो हमें उसमें C रेक्टिव प्रोटीन जो होता है हमारा, उसके मार्कर को चेक करना होता है। अगर वो हमारा बढ़ा हुआ आता है तो वो इन्फ्लामेशन के लिए फैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और इन्फ्लामेशन आगे जाके कैंसर का एक रिस्क फैक्टर बनती है। तो दोस्तों लास्ट में जो 16 स्टेप मैं आपको बता रहा हूं उसमें अगेन आप देखेंगे कि आप डायबिटीज एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस आता है जो कि हार्ट की प्रॉब्लम एंड इवन कैंसर की प्रॉब्लम के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो दोस्तों ये अगेन डायबिटीज और इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसे मैंने डिस्कस किया ही हुआ है आपको, तो मेरे वीडियोज में आप देख सकते हैं। तो अगर आप इसको डायबिटीज को अवॉइड करते हैं तो करने की कोशिश करते हैं तो आप रिस्क फैक्टर आप कम कर सकते हैं कैंसर के लिए। तो अगर ये होता है तो ये हमें यूजुअली पैनक्रियाटिक कैंसर, लीवर कैंसर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है दोस्तों। मैंने विटामिन D की बात की, वो कोलन कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो दोस्तों ये 16 स्टेप अप्रोच है जो कि कैंसर के रिस्क फैक्टर को कम करने के लिए हमें यूज करनी है। अगर देखा जाए तो इसमें ओनली वन फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो बाकी 15 स्टेप बचे हैं वो हमारे कंट्रोल में है। अगर हम उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं या हम उसकी तरफ बढ़ने के लिए अग्रसर होते हैं तो हम कैंसर के रिस्क फैक्टर्स को मात दे सकते हैं दोस्तों। सो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको कहूंगा कि एक लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करने की जरूरत है। आप 1 बाय 1 स्टेप को वीकली बेसिस पे टारगेट रखें। आपका गेम प्लान ऐसा होना चाहिए, आप धीरे धीरे इसको कैंसिल करें कि जब जो 15 फैक्टर में से अगर आपके पास 8, 10, 15 फैक्टर आपको रिस्क फैक्टर हैं तो आप उसको करने के लिए उसकी ओर बढ़ें। दोस्तों मैं ये कैंसर होने वाली बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक प्रिवेंटिव अप्रोच आपको दी है। ये एक प्रिवेंटिव अप्रोच है, अगर आप इसको यूज करते हैं तो अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को कैंसर है तो आप इनको अवॉइड कर सकते हैं आप अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके। सो दोस्तों चेंज योर लाइफस्टाइल बिफोर कैंसर इज डायग्नोज्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।